ए भाई, ये बताओ, ये बताओ, सुनो 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 सुनो। दुनिया भर का जितना ज्ञान नापे थे पहली वाली क्लास में, उस ज्ञान को थोड़ा एक बार और समराइज कर लेते हैं। क्या हो गया? हाँ, पेन चोरी हो गया। संजय का जो सबसे पहले आवाज उठाए वही उसने चुराया है, जान लेना। ए भाई सुनो। हाँ, चोर घर में चोरी। सबका बैग बैग पेन चुराता है क्या सबका? डायरी चुराते हो? वेदांतु वाली? कितना चुरा के रखे हो? आधा आधा? हाँ, चुराने के बाद भी नहीं मिला? कहाँ है? और कितना चुराए थे? तो पकड़ाए कैसे? हाँ, अच्छा 7 दिन है। और जो चुराया था वो कितना चुराया था? एक चुरा। ए, ठीक है, दोस्त है, इतना तो चलता है यार। दोस्त नहीं है? दोस्त नहीं है? तब तो चोरी हो गई। ए भाई ये, सुनो यार, चलो यार, आओ। भाई भाई भाई, ये चैप्टर खत्म करते हैं यार मित्र। अच्छा, वो छोटा वाला बना के ना। चल भाई, इधर ध्यान दो। ओहो बस, अब पढ़ लिया जाए भाव। चलो देखो। हाँ, 1 बजे तक नहीं, 1:30 बजे तक। अच्छा, 1:15। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक। रेडिएशन खत्म हो जाएगा यार, बहुत आसान है। सर, सर, कैमरा टेढ़ा है, वैसे हम पढ़ा दे रहे हैं बट इसको चेक करवा लीजिएगा। चलो भाई, फोटो खींच रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं? हाय। ए बाबू ए, सुनो, क्या पढ़े थे भाई? अगर किसी सरफेस के ऊपर, ओ नेता सुन। भाई 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 भाई, अब बस, अब ध्यान से। किसी सरफेस के ऊपर रेडिएशन गिरा, क्यू रिफ्लेक्ट हुआ, क्यू आर एब्जॉर्ब हुआ, क्यू ए, और ट्रांसमिट हुआ क्यू टी। क्या टी बराबर क्यू टी बाई क्यू लिख सकते हैं? आर बराबर क्यू आर बाई क्यू, ए बराबर क्यू ए बाई ए। इन सब क्यू ए बाई क्यू, इन सबको जोड़ने के बाद 1 ना। टी प्लस आर प्लस ए बराबर, अगर ए बराबर 1 है तो बॉडी कैसी है? क्या जितना रेडिएशन पड़ा सब सोख ले गई? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, रेडिएशन, कितना रेडिएशन कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कितना रेडिएशन वो एमिट करती है, उसके बिहाफ पर एक दो टर्म्स बनाए गए। एक का नाम रखा गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या नाम रखा गया नेता? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और एक टर्म है उसका नाम रखा गया केवल क्या? एमिसिव पावर। रखा गया था ना? सिंपल है यार, कुछ खास बात नहीं है। सुनना, जब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की बात करते हैं उसको ई लैम्डा से लिखते हैं, और वो क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंटू वेवलेंथ। अरे यही तो है। और यहां क्या है? एमिसिव पावर, इसको ई से डिनोट करते हैं, और ये क्या? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे क्लियर है क्या नेता? इसको 1/a dq/dt लिख सकते हैं क्या? अरे नहीं आ रहा है? क्लैरिटी है ना? यस सर। अच्छा, उसके बाद इन्हीं दोनों टर्म्स से कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है कोई ब्लैक बॉडी, उसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल बॉडी कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, उसी को क्या एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर। देखो क्या सेम बात है? ये सेम बात है कि नहीं है? क्यों क्या है? जो रेडिएशन गिरा, सोच अगर ब्लैक बॉडी पे गिरता तो क्या पूरा खा जाती? खा जाती ना? तो अगर तो एब्जॉर्प्टिव पावर लिखेगा तो उसको डिनोट करेंगे ए से, और ये क्या लिखेंगे?
क्यू ए बाई क्यू बी। तो यहां क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई, अरे भाई अब एनर्जी के टर्म में लिखो ना यार, ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी, क्यू एब्जॉर्ब्ड बाई कौन, नॉर्मल बॉडी, और डिवाइडेड बाई क्यू एब्जॉर्ब्ड बाई ब्लैक बॉडी। क्या जितना जितना एनर्जी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है उतना ही नॉर्मल बॉडी भी करती है? नहीं करती है ना। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ ए, ये हीट ट्रांसफर का प्रॉपर्टी है या फिर बॉडी का? किसका? बॉडी का। टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या ए चेंज होगा? इतना ज्ञान दिए हैं भाई। टेम्परेचर चेंज होगा तो ए चेंज होगा, ई चेंज होगा, चेंज होने वाला। मान लो हम क्या, एक कॉपर है एक एल्यूमिनियम है, तो दोनों का ए और ई सेम की अलग अलग? दोनों का मतलब दोनों का ए अलग अलग, दोनों का ई, लेकिन इंडिविजुअल का ए और ई। तुम लोग अब इंटेलिजेंट हो गए। ये बहुत, इट इज नॉट इजी थिंग यार। कभी तुमको ऐसा एहसास करना हो ना, जैसे तूने सवाल पूछा था ना, बस फेंक दो ना किसी के सामने। अच्छे अच्छे लोग नाच के रह जाते हैं भाई, उनको लगता है इमिसिविटी ज्यादा होने का मतलब है एमिशन ज्यादा हो रहा है, और एब्जॉर्प्टिव पावर कम होने का मतलब है एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। अबे जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर कम होगा उसका ई भी कम होगा, जिसका ए ज्यादा होगा उसका ई भी ज्यादा होगा। समझे कि नहीं? यस ना गधेड़े। हाँ, जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वही ज्यादा एमिट करेगा। यस नहीं, जैसे वाह। हाँ भाई, इसके बाद क्या इमिसिविटी की बात कर लेने था? किसकी बात कर लें? इमिसिविटी। डिनोट किससे करते हैं? ई से। ये क्या है? एनर्जी एमिटेड बाई किससे? एनर्जी एमिटेड बाई नॉर्मल बॉडी टू द एनर्जी एमिटेड बाई ब्लैक। हो नहीं आया? आया जी, पक्का। यस, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या भाई, ये सब जो ए और ई का ज्ञान आया था, ये दो लोगों की वजह से आया था, एक प्रिवोस्ट की वजह से और एक किरचॉफ्स की वजह से। क्या किरचॉफ्स का बेसिक ज्ञान अपने को रहेगा? एक अपने पास ब्लैक बॉडी है और एक अपने पास नॉर्मल बॉडी। यहां पर टेम्परेचर कितना है? टी। क्या जितना रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करेगी उतना ही एमिट करेगी? क्या सारा का सारा एब्जॉर्ब करके सारा का सारा एमिट कर देगी? कोई दिक्कत है? इसका टेम्परेचर टी है तो इसका भी कितना होगा? टी। ये क्या, ये जो बॉडी है वो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर पाएगी, तो क्या कुछ ही हिस्सा एमिट कर पाएगी? क्या इस बॉडी का ए और ई बराबर होगा? क्या इस बॉडी का भी ए और ई बराबर होगा? लेकिन ये बराबर किसके? अरे क्लैरिटी है? तो ब्लैक बॉडी ने सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया हर एक वेवलेंथ का, तो इसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या ई लैम्डा होगा? सब एब्जॉर्ब कर लिया, किया ना? और इस वाली बॉडी ने इसका कुछ फ्रैक्शन ही एब्जॉर्ब किया और कुछ फ्रैक्शन ही एमिट किया, तो उस फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिख लेते हैं? ई लैम्डा ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई बॉडी का क्या? ए, और वो बराबर किसके होगा? ई लैम्डा। बराबर किसके होगा? ई लैम्डा। अरे क्लियर है? अब बॉडी चेंज कर दोगे तो क्या उसका ए चेंज हो जाएगा? क्या उसका ई लैम्डा ऑफ बॉडी भी चेंज हो जाएगा? लेकिन रेशियो हमेशा किसके बराबर रहेगा? ई लैम्डा। किसके बराबर? ई लैम्डा। क्लैरिटी है ना? इसको बेसिकली ऐसे समझा जाए कि एब्जॉर्प्टिव पावर ये बताता है कि अगर इस बॉडी ने टोटल ई रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, कितना? ई, तो ये वाली जो बॉडी होगी, ये वाली बॉडी नॉर्मल बॉडी वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी वो कितना करेगी? ए इंटू ई ऑफ ब्लैक। यही है गेम। बात समझे ना? जैसे तुम कह रहे हो ना कि इसने क्यू किया, तो इसने कितना किया? क्यू ए, तो वो यही क्यू ए है, ए इंटू ई बी बी। तो हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ई ऑफ नॉर्मल बॉडी बाई ए दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कांस्टेंट। क्यों? उसको जो भी दोगे वो सब और सारा का सारा। क्लियर है ना? यस। कुछ जैसे ऐसे लोग होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब खा जाते हैं और फिर सब निगल देते हैं। नहीं, डाइजेशन का फिनोमेना नहीं हो रहा है। सब उगल देते हैं, सब निगल के सब उगल देते हैं। कुछ लोग ऐसे करके बवाल काट देते हैं। नहीं क्या?
किसी कुछ बात बताए, निगल लिए, फिर जाके उगल दिए। ये ना सब उगल देती है ना, लड़कियां तो होती हैं भाई, इसीलिए बनी है वो। उगलते समय उसमें दो चार मसाला भी निकल जाएगा, वहीं खराब हो जाता है। सुनो भाई सुनो, ए भाई, बस हो बस, तुम लोग इसको इसको अपनी कमी मत माना करो। ये शक्ति है, पावर है। हाँ, वही तो टैलेंट। क्या भाई, इसकी किसकी वाली अलग है? ऐसा सबको लगता है। ए भाई बस बस बस, भैया सुनो तो, ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर कितना है? टी। सुन लो, अब यहां से थोड़े सवाल बनेंगे, ठीक है ना, यहीं से एक तरीके से मोटा मोटा तुम्हारा रेडिएशन स्टार्ट हो रहा है। एक कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर है टी और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 3। और क्या इस बॉडी का ई और ए दोनों बराबर होगा? अब इसमें तो डाउट नहीं रह गया ना, टेम्परेचर कुछ भी हो, उसका ई और ए से कोई लेना देना नहीं है। यहां से अपने पास हीट निकल रही है, जो हम एमिट कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं डी क्यू ई बाई डी टी, और जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्या है? डी क्यू ए बाई डी टी। अगर ये ज्यादा है ये कम है, तो बॉडी ठंडी होगी या गर्म? ठंडी। अगर एब्जॉर्ब ज्यादा कर रही है और एमिट कम, गर्म होगी ना? यस सर। दोनों बराबर है तो, दोनों बराबर है तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। चलो नहीं तो आगे बढ़ा जाए भाई। चलो भाई चलो, आ जाओ, काम की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर क्या है? क्या भाई साहब? ई मतलब इमिसिव पावर। इमिसिव पावर बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के पावर 4 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है ना। और इसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आता है? सिग्मा इंटू टी की पावर 4, और ई को क्या लिख सकते हैं? 1/a dq/dt, दैट इज सिग्मा टी की पावर 4। तो dq/dt बराबर कितना? सिग्मा a इंटू टी की पावर 4। अगर ये हम लिख रहे हैं तो ये किसके लिए लिख रहे हैं? ब्लैक बॉडी के लिए, जिसका इमिसिव पावर कितना है? ई। इमिसिव पावर ई कितना है? ई। ब्लैक बॉडी का कितना होगा? ब्लैक बॉडी का, सॉरी नॉर्मल बॉडी का। इमिसिव पावर पूछ रहा हूं रे नेता, इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर नहीं पूछ रहा हूं। जब इमिसिव पावर पूछेगा तो इसका ख्याल करना है। ये क्या पढ़े हो? नॉर्मल बॉडी का क्या है? ए इंटू ई टाइम्स ब्लैक बॉडी, पढ़े हो ना? क्या हम नॉर्मल बॉडी का ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की जगह ई इंटू ब्लैक बॉडी? जनरल कैलकुलेशन में इमिसिविटी का यूज किया जाता है, क्योंकि ठंडा होने में रेडिएशन ज्यादा निकलता है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब होने के। तो ये तो ब्लैक बॉडी की बात हो गई। तो अगर हम किसी बॉडी की बात करेंगे तो किसी नॉर्मल बॉडी के लिए क्या यहां पर तुमको ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा ना। ये ई क्यों आया, समझ आया क्या? एनर्जी ऑफ नॉर्मल बॉडी इक्वल्स टू ई टाइम्स एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी। अरे है कि नहीं है? है ना? तो वही ई आ गया। ये अपने पास किसके लिए आ गया? नॉर्मल बॉडी के लिए। अब ये बताओ, ये जो लिखे हो अभी तुम, ये एब्जॉर्ब्ड वाला है कि एमिटेड वाला? एमिशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो ये क्या है? एमिटेड। क्या है भाई साहब? एमिटेड। डी क्यू ई बाई डी टी, डी क्यू ई बाई डी टी। सेम एज अगर हम एब्जॉर्ब्ड की बात करें तो डी क्यू ए बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं सिमिलरली। डी क्यू ए बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? ई सिग्मा ए टी नॉट की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? दिस वन इज इक्वेशन नंबर ए, दिस वन इज इक्वेशन नंबर बी। हम कितना हीट एब्जॉर्ब करेंगे ये इस बात पर निर्धारित करेगा कि बाहर टेम्परेचर कितना है। क्लैरिटी है? ठंडी में हमको ठंड क्यों लगती है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है। बाहर का टेम्परेचर कम है, हमारा टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर डिफरेंस है ना? तो हम ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि ज्यादा एमिट कर रहे हैं? ज्यादा एमिट, एब्जॉर्ब कम, तो हमारा टेम्परेचर गिर रहा है। क्लैरिटी है ना? चलो अब सोचो, अब इसके बाद बात आती है अगर हम कूलिंग की बात करते हैं।
किसकी बात करते हैं? कूलिंग। और 99.9% में यही चर्चा होगा, कूलिंग। तो कौन ज्यादा होगा? एमिशन ज्यादा होगा और एब्जॉर्प्शन कम। एमिशन ज्यादा और एब्जॉर्प्शन कम। तो इसमें पहली कैलकुलेशन होती है रेट ऑफ हीट लॉस। क्या होता है नेता? रेट ऑफ हीट लॉस। तो क्या लिखते हो? dq बाई dt। dq बाई dt दैट इज इक्वल टू dqe बाई dt माइनस ऑफ dqa बाई dt। खाली सीधा सीधा जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहा है, बस खाली ये एक्सप्रेशन देखने में थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन 4 बार फॉर्मूला लिखोगे याद हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो क्या दोनों में सिग्मा ई ए कॉमन है? क्या सिग्मा ई ए कॉमन है ना? तो कितना? टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये किसके बराबर है? डी क्यू बाई डी टी। हम कह रहे हैं इस बॉडी का मास m है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? s। मास कितना है? m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s। अरे क्लियर है? तो डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हो? एम एस डी टी बाई डी टी। समय के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है इस कंडीशन के हिसाब से? अरे कूलिंग में है ना, तो समय के साथ बॉडी का टेम्परेचर क्या माइनस dt लिखेंगे? dt का मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियल, तो फाइनली टेम्परेचर कम हो गया ना। तो इतनी छोटी बात है यार, ऐसे मत करो यार। सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अच्छा तुमको दिक्कत ना हो तो क्या माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी बराबर सिग्मा ई ए अपॉन एम एस इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 लिख सकते हैं? और माइनस डी टी ऑफ डी टी को हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं भाई साहब? रेट ऑफ कूलिंग। क्या रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग दोनों अलग अलग बात है? रेट ऑफ हीट लॉस मतलब कितना हीट गया पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ कूलिंग का मतलब कितना टेम्परेचर घटा पर यूनिट टाइम। अच्छा एक बात और ध्यान से देखो, अगर एक बॉडी फिक्स है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो चाहे बॉडी रहे, चाहे एल्यूमिनियम की रहे, कॉपर की रहे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ई इमिसिविटी ऑफ बॉडी, बॉडी चेंज नहीं हुई तो ई भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, एम भी और एस भी कांस्टेंट। तो जनरल यहां से इसको इस फॉर्मूले को एक तरह से और लिख लिया जाता है माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू के इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर। हो आया कि नहीं आया? आया भाई साहब, समझ आया? चलिए फट से नोट करिए इसके तो। हाँ पीछे का छूटा हुआ है तब भी इसको पेन चलाएंगे ना भाई। रफ पे लिखो, फेयर पे लिखो, पेज छोड़ के लिखो, जैसे मन हो वैसे लिखो। 4 पेज छोड़ दो, 3 से 4 पेज छोड़ दो, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा काम कर रखा है, बहुत सारी थ्योरीज लिख रखी हैं। ये देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है, सब जानते हो तुम क्या होता है, इसमें सब पता है तुमको। ये सब कुछ बता चुका हूं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है। एक बार तुम खुद से पढ़ोगे तो तुमको बहुत मजा आएगा, लगेगा कि अपने को सब आता है, अपुनिच भगवान है। ये किसी तो मूवी का डायलॉग था, हाँ सैक्रेड गेम्स, यस। देखो एकदम इतना इतना, अगर फिजिक्स का फॉर्मूला याद हो गए हो तो याद है सर, फिजिक्स भी याद है नहीं ना, झूठ नहीं बोलेंगे सर। हाँ। अगला टेस्ट कौन से टॉपिक का है? हीट ट्रांसफर, फ्लूइड्स का है ना, तो ये भी है भाई। ये लोग तो बहुत तेज बैलेंस कर दिए यार, अगले में प्रेशर बना देंगे और तेज खत्म करो, कोई बात नहीं, हम अपने आप से पढ़ेंगे। बट अगली बार फुल सिलेबस है, अगला फुल सिलेबस है। हाँ मतलब वहां तक रहेगा, हीट तक का, हीट तक का ना, हीट तक का ना। हाँ टेंशन वाली कोई बात नहीं, तब तक अपन, जब तक इसका दौर आएगा तब तक हम अपनी 11th खत्म कर चुके होंगे। दिसंबर में है ना, 8 दिसंबर को है। क्या बात, फुल सिलेबस, बढ़िया है। हाँ पूरे फुल सिलेबस से 200-250 सवाल दे दें, लगा लोगे? दे दें अभी तक, यहाँ से हीट ट्रांसफर तक। कल तक नहीं दे पाएंगे, संडे मंडे में दे पाएंगे। हम टाइपिस्ट को देंगे, मार्क करेंगे और टाइप करेगा। जितना तुम पढ़ती नहीं हो दिन भर में जोड़ जाड़ के, उससे ज्यादा मैं पढ़ाता हूं दिन भर में। हाँ और क्या, कल का 9.5 घंटा पढ़ाया हूं, आज भी 9.5 घंटा पढ़ाऊंगा, और कल पढ़ाऊंगा मैं कम से कम 9.5। 9.5 और 3 कितना होता है? 9 3 12, 12.5 घंटा कल पढ़ाऊंगा।
हाँ? तो तुम्हारे में तो एंटरटेनमेंट भी जुड़ा हुआ है ना, मन किया तो थोड़ा बतिया लिए, कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर है कि हाँ, तुम्हारे ऊपर तो सबसे ज्यादा प्रेशर है। क्या झींगे, कुछ नहीं, ये लिखो। क्वेश्चन 200, मंडे को सुबह पूरा फिजिक्स है, यूएनडी से लेकर और फ्लूइड्स तक। मंडे मॉर्निंग तक दे देंगे, यस। संडे नहीं हो पाएगा यार, 200 सवाल टाइप करने में टाइम लगता है भाई। 30 सवाल टाइप करने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। और वेदांतु वाले हमको सपोर्ट भी नहीं देते, हम अपने पैसा से टाइप करवाते हैं, सही बताएं तो। सैलरी का 10 से 12 हजार रुपया महीने का मेरा तुम लोग का नोट्स बनवाने और इधर उधर करने में खर्चा में जाता है। सर पैसा बहुत है आपके पास। हाँ, क्या कह रहे हैं? टीचर ने इतना पैसा ले लिया कोचिंग से, टीचर गरीब नहीं हो जाएगी? कोचिंग गरीब नहीं हो जाएगी यार। कंपनी के पास बहुत पैसा है भाई। हो गया? पेन चलाने से फॉर्मूला याद होता है। आज बैच 1 में, ये बैच 2 में आज ये चैप्टर खत्म हो गया पूरा, डन सब। कल से उनका स्टार्ट हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स, केटीजी एंड थर्मो। हाँ, कल उनका एक ही है, तुम्हारा 2 है तो, लेकिन तुम्हारा पीछे भी तुम्हारा हाइड्रोडायनेमिक्स भी तो नहीं हुआ है। तुम्हारा 2 टॉपिक नहीं हुआ, हाइड्रोडायनेमिक्स और थर्मल, थर्मल एक्सपेंशन, 2 नहीं हुआ। संडे को मैच खेलेंगे यार, लेकिन हाँ, कल कल तो यही कराएंगे यार, यही लग जाएगा। अभी ये खत्म नहीं होगा। सुधांशु सर लेना, मैं नहीं ले सकता भाई, प्लीज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर मैं संडे को क्लास दे रहा हूँ, डाइवोर्स हो जाएगा मेरा। और क्या, मतलब इस समय तो मैं 24 घंटा केवल वेदांतु जी रहा हूँ बस। इसके अलावा कुछ सोचने करने का समय ही नहीं मिलता। 24 घंटा। और क्या 48 घंटा जिलाओगे क्या बे? हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है यार। टीचर भाई चॉइस का मतलब है मेहनत करा लो, काम करा लो, लेकिन अब सोचो यार, अगर मतलब मन से नहीं करना होता ना, तो हमको ये सब पीपीटी वीपीटी बनाना, क्वेश्चन लगाना, इन सब का कोई टाइम नहीं मिलता। हमारा 9 घंटे का वर्किंग है, और 9 घंटे के वर्किंग में तो एज एन एवरेज 8 घंटा हम रोज पढ़ा दे रहे हैं, तो 1 घंटा हम पीपीटी बना लेंगे। एक एक क्वेश्चन उठाओ, छांटो, एक तरह का क्वेश्चन लगाओ, बहुत मेहनत लगता है इसमें। लेकिन वही है कि कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं तो कर रहे हैं। संकल्प भारत वाले एसएमई थे भाई, भाव काली एसएमई। तो ऐसा लगता था कि आधा काम वही कर देते, आधा काम कर देते थे। जिस दिन हमारा वन शॉट होता था, उस दिन एक को बैठा लेते थे, कहते आओ तुमको पार्टी देंगे। वो बैठ के साथ में सारे क्वेश्चंस लगवाता था, एक एक क्वेश्चन अलाइन करवाता था, एक एक पीपीटी का सीक्वेंस अलाइन करता था, फिर हम जाते थे पढ़ाने के लिए। मतलब बढ़िया बढ़िया लड़के थे, मस्त मेहनती। अरे वहां उनकी सैलरी बहुत ज्यादा थी भाई, यहाँ उतनी टीचर्स की नहीं है जितनी वहां एसएमईज लेते थे। कोई ऐसा एसएमई नहीं था जिसका 10 लाख के नीचे का सैलरी हो, मतलब पैकेज हो एनुअल। 10 लाख ज्यादा होता है भाई, साल भर की सैलरी में 10 लाख ज्यादा होता है। अभी एकदम फ्रेशर है वो, बस वही है कि उनका टैलेंट अच्छा था, कंटेंट अच्छा था, तो उनको हायर किया गया। हमारा कितना है? अरे बहुत। नहीं नहीं, करोड़ नहीं है, करोड़ इतनी आसान चीज नहीं होती। हाँ मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, डिसेंट सैलरी है। हाँ, 7 करोड़।
7 करोड़ होता ना, यही वेदांतुक पैरेलल एक खोल रहे होते। मतलब मैं वेदांतु वालों को कह रहा हूँ इतनी सैलरी मत देना भाई तुम लोग। भाई चलो इधर सुनो। भाई 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 यही था पूरा स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। फॉर्मूला दोनों समझ आया। अब देखो पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इंक्रीज्ड बाई कितना 10%। कितना परसेंट बढ़ गया टेम्परेचर भाई 10%। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 10%। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस। अगर टेम्परेचर में तुम 10% बढ़ा दिए तो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड में कितना बढ़ोतरी हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है, डी क्यू ई बाई डी टी, डी क्यू ए बाई डी टी, या टोटल हीट लॉस। सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, हवाबाजी नहीं। कह रहा है कि द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड। एब्जॉर्ब कितना हुआ उसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा। मतलब हम बस क्या बात करेंगे, डी क्यू ई बाई डी टी। ये क्या होता है, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। सिग्मा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ई क्या है, इमिसिविटी। ए क्या है, एरिया। क्या चेंज किया हो तुम, टेम्परेचर। क्या चेंज किया हो, क्या इसको मैं ऐसे कुछ x मान लू तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4, ठीक ना। फिर एक जनरल बच्चे के दिमाग में चलता है कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है 10% का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू 4 डेल्टा t बाई टी। 4 डेल्टा टी बाई टी, और डेल्टा टी की जगह कितना परसेंट डाल दें 10%। तो आंसर कितना आ गया 40%। और सही आंसर क्या हो गया बी। लेकिन ये गलत है और आंसर है सी 46%। क्यों भाई साहब, उसके पीछे का कारण है क्योंकि टेम्परेचर की पावर कितना है 4। कितना है 4। अगर टेम्परेचर में आप थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या एनर्जी में ज्यादा चेंज होगा। अरे क्लैरिटी है ना, समझ आया कि नहीं समझ आया। अगर आप टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करेंगे तो एनर्जी में, टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज करेंगे तो एनर्जी में ज्यादा चेंज आएगा। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। मतलब परसेंटेज चेंज इन x अगर लिखना है, परसेंटेज चेंज इन x अगर लिखना है तो आप लिखेंगे x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन x इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो यहाँ पे क्या t फाइनल का स्क्वायर माइनस t इनिशियल का स्क्वायर, सॉरी t फाइनल की पावर 4 माइनस t इनिशियल की पावर 4, और यहाँ पे क्या t इनिशियल की पावर 4 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। अगर हम कहें कि इनिशियल टेम्परेचर t है तो फाइनल टेम्परेचर क्या 1.1 t होगा। कितना बढ़ा दिए हो, इंक्रीज्ड बाई 10%। इंक्रीज्ड बाई 10%, तो क्या हो गया 1.1। अरे 10% का मतलब 1.1 ही ना। तो भाई टी फाइनल का मतलब हो गया यहाँ पे 1.1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 4। अब 1.1 को आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। तो इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो 1.46 आता है, -1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 0.46, और इसमें मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 100% से। तो कितना आंसर हो जाएगा 46%। तो सही आंसर क्या होगा 3। समझ आया, समझ आया। अरे पल्ले पड़ा जी। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चले भाई, चले आगे बढ़ा दें। और सवाल देखें, और सवाल देखें। यस सर। चलिए मित्र इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 400 डिग्री सेल्सियस assuming the surrounding temperature to be negligible। surrounding temperature कैसा है negligible। at what temperature will body emit double energy radiation। किस टेम्परेचर पर एनर्जी रेडिएशन का जो एमिशन है वो क्या हो जाएगा डबल। तो तुम क्या बात कर रहे हो, डी क्यू ई बाई डी टी, डी क्यू ए बाई डी टी, या लॉस। ये बार बार अपने आप से सवाल पूछना है। एमिशन, जब एमिशन की बात करें मतलब क्या, डी क्यू ई बाई डी टी, डी क्यू ई बाई डी टी। ये किसके बराबर है, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। क्या कह रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है 400, अज्यूमिंग सराउंडिंग टेम्परेचर टू बी नेग्लिजिबल मतलब 0। एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉडी एमिट डबल ऑफ एनर्जी रेडिएशन। किस टेम्परेचर पर बॉडी जो है वो डबल रेडिएशन एमिट करेगी। तो तुम क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो। डी क्यू ई बाई डी टी, ये क्या हो जाए, इसको एक्स मान लें,
अरे मान ले तो x अपॉन फाइनली क्या हो जाए 2x इक्वल्स टू t की पावर 4 अपॉन t डैश की पावर 4 कर ले। अरे नहीं आया, अरे यही t डैश तो निकालना है, तो x से x कट जाएगा तो t डैश की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 4। अरे होगा कि नहीं होगा, तो t डैश की पावर 4 कितना 2 की पावर 1/4 इंटू टी। अरे है ना, अरे है ना, और टी कितना है जी 400, 400 कि 273 ऐड करेंगे 673, 673। अरे क्लैरिटी है, नहीं आया भाई, यहां पर डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेशन नहीं होगी, पूरे रेडिएशन में केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अभी एक हिस्सा आएगा जहां आप डिग्री सेल्सियस रख सकते हो और कहीं नहीं रख सकते, ठीक है ना। स्टेफन बोल्ट्जमैन में तो आप गलती से भी मत यूज करिएगा। अरे बच्चा समझ आई बात, तो सुनो यह बताओ, यहां बताओ, अब यहां पर अगर तुम ध्यान से सोचो तो 2 की पावर 1/4, सब आके यहीं अटकेंगे कि ये कैसे निकाले। सोच रहे हो ना, सोच रहे हो ना, आ रहा है ख्याल पक्का। अब तुम सोचो 2 का अंडर रूट कितना 1.414। अच्छा 1.414 का अंडर रूट 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा, बैठ पागल है क्या यार, कुछ भी बोलेगी। 1 का अंडर रूट 1, तो 1.41 का 1 से छोटा, चल हम 1 का अंडर रूट 2 पढ़े थे। भाई तुम लोग कैसे आदमी हो यार, एकदम अजीब हो भाई। ये बताओ, सोचो 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 सोचो, औरत हाँ हाँ वो हम कह, तुम बहुत बहुत समझ रही हो, कम बोल दी। ये बताओ हम कह रहे हैं तो तुमको ये भी तो सोचना है कि 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू का अंडर रूट तो 1 से बड़ा ही होगा ना। नहीं आया, आ रहा है ना समझ, तो सोचो ये बताओ, अब सोचो, अब गधा तरह से 1.414 लिख के अब गणित सोच रहे हैं कि कैसे घटाएं, कैसे उसका अंडर रूट निकालें, फिर डिवीजन मेथड लगा रहे हैं अंडर रूट निकालने के लिए, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कॉमन सेंस लगाओ, जब भी ऐसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी तो आंसर ऑप्शन में छुपा होगा। ये कितना है 673, 673। ये वाली जो वैल्यू है क्या ये 1 से बड़ी होगी, मतलब जो तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर होगा वो 673 केल्विन से ज्यादा होगा, और ऑप्शन में एक ही वैल्यू है। अरे है कि नहीं है, समझ आया रे आंटी, समझ आया तुझे, समझ आया भाई, ऐसा आया कि नहीं आया, खाली यस सर। ए भाई ये बात क्लियर है ना, 2 की पावर 1/4 का वैल्यू मतलब कितना भाई 1 से, 1 से ज्यादा, तो 673 में 1 से ज्यादा कोई टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 800 आएगा। कहा नहीं था तो भाई समझ आ रहा है क्या चीज, 673 हो गया, क्या चीज 673 सोच लो, ये तो सोचना पड़ेगा ना, अगर मान ले तूने ये सोच लिया कि इसका वैल्यू 1 से कम जो तूने अभी सोचा था, तो क्या 673 से घटा नहीं देगा उसको, 1 से कम 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, तो कम नहीं कर देगा। और सुनो ये देखो भाई, कह रहा रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सिलेंड्रिकल एमिटर ऑफ सेम मटेरियल इज 1:4। सेम मटेरियल का मतलब क्या है, दोनों सेम मटेरियल है, इसका सिंपल सा मतलब कि E बराबर क्या हो गया ए, E बराबर ए इज 1:4। क्या 1:4 है, रेडियस का रेशियो, ऐसे खट से लिख लिया करो, R1/R2 बराबर 1/4। और क्या दे रखा है, टेम्परेचर रेशियो कितना, T1/T2 बराबर कितना 2/1। क्या रहा, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाई देम फॉर सिलेंडर लेंथ कितना, सिलेंडर लेंथ बराबर रेडियस, रेडियस ना,
और जब एमिशन की बात करेगा तो डी क्यू ई बाई डी टी की बात करोगे कि नहीं करोगे? और सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4। नहीं आया? आया हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताओ तो भैया, डी क्यू ई बाई डी टी लिखा है? लिखा है ना? इसको एक्स मान सकते हो क्या? यही तो पूछा है तुमसे यार। द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाई देम पर यूनिट टाइम। क्लैरिटी, पर यूनिट टाइम लिखे तो ठीक, और टाइम नहीं दिया है तो पर यूनिट टाइम ऑलरेडी है, और टाइम दिया होता तो हम dt की जगह टाइम रख देते ना। इसको मान लिया x। ये बताओ x1 अपॉन x2 बराबर सिग्मा सेम ई सेम ए अलग अलग है। अरे रेडियस अलग अलग है तो ए भी तो अलग अलग होगा ना? नहीं होगा? होगा। क्या लिखें? 2 पाई आर एल इंटू, हाँ रेशियो है, लेकिन ये ध्यान देना है कि L और R बराबर हैं। L और R बराबर है मतलब क्या हो गया? R स्क्वायर। अरे आया? तो 2 पाई आर एल को, अब सोचो एरिया जो है यही लिख लो, एरिया इज 2 पाई आर एल। तो अगर हम L बराबर R रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? नहीं था, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू T1 स्क्वायर अपॉन T2, T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4, R1 अपॉन R2 जी। 1/8 की 1/16, 1/16, और ये 64/1, 16 चौक को 64। तो x1/x2 बराबर कितना है नेता? 4:1। सही आंसर सी। आया? हाँ, कौन सा? कौन सा 16? आई 16? 16 आएगा? हाँ तो 1:1 आ जाएगा। हम ज्यादा ही दुनिया में चले गए थे यहाँ। हाँ भाई, क्या 16/1 कट गया ना? तो 1:1। हाँ, गुड जॉब, समझदार है तुम लोग। 1:1। हाँ क्या? मैं? अच्छा, ओ ताना। ये बनाओ, ये बनाओ। कूलिंग रेट ऑफ स्फेयर बराबर 600 केल्विन एट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 200 केल्विन इज आर। कूलिंग रेट का मतलब क्या? कूलिंग रेट का मतलब डी क्यू बाई डी टी की डी टी बाई डी टी? रेट ऑफ कूलिंग पूछा है ना? पक्का ना? यस, गुड जॉब, समझदार हो गए तुम लोग। जल्दी करो। When the temperature of sphere is reduced to 400 Kelvin, then the cooling rate of the sphere becomes. फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है क्या? बार बार इसी वजह से फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि रट जाए। माइनस ऑफ डी टी बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 अपॉन एम एस ना। लेकिन जब रेट ऑफ कूलिंग कह दे तो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। समझ रहे? फॉर्मूले में यही ध्यान देना भाई। समझ आ रहा है? आ रहा है? ऐसे डर रही है जैसे सींग निकल गया है हमको। हाँ, एक नॉवेल थी ना H.G. वेल्स वाली, याद है? द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है। हाँ, द इनविजिबल मैन, ये तो बुक। हाँ, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाँ, वो जा घर जगह कहीं चोरी करता है, कहीं मार खाता है। हम पढ़े, नॉवेल है, पढ़े हम। छोटे थे तो वो वहां गए थे ना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने, तो वहां उसने कहा था, एक नॉवेल दे दी थी पढ़ने के लिए, तो उसने H.G. वेल्स का नॉवेल दिया था मुझे बच्चा समझ के, इसको बहुत मजा आएगा, तो मैंने पढ़ा भी था उसको थोड़ा सा। मैं 10th क्लास तक यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, और मैं इतना यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं कि मैं WERE को वेयर ही पढ़ता था। हाँ, शुरू में सब पढ़ते हैं। हाँ, मतलब तुम लोग तो मैक्सिमम यूपी बोर्ड से हो, मैं बिहार बोर्ड से हो। वही तो, बिहार यूपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे। अपना यूपी गोरखपुर वाला यार, वो बिहार जैसा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम पेन को पेन ही बोले हैं, और 10वीं क्लास तक हम कभी क्या नहीं यूज किए हैं, का है वे
यहीं से पढ़े हैं। हाँ, बस ये एक एडवांटेज था कि जब हम 10वीं क्लास में थे तो हमको ग्रामर बहुत अच्छी आती थी, वर्ड पावर ठीक था, हम अंग्रेजी लिख अच्छा लेते थे, बस केवल बोल नहीं पाते थे। फिर हम गए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने, तो वहां हुआ हमारा एक टेस्ट, और टेस्ट में हमको दिया गया प्रीपोजिशन फिल करने के लिए, वर्ब का फॉर्म फिल करने के लिए, और माई सेल्फ पे 10 लाइन लिखने के लिए। हम भौकाली लिख के आए बिना किसी गलती के। उसको लगा इसकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, इसको डालो A1 बैच में। मैं गया A1 बैच में, तो भाई वहां मैं इकलौता छोटा बच्चा 10वीं क्लास का पास, और मेरे बगल में सब बुजुर्ग बैठे हुए हैं एक लाइन से। कोई इंजीनियरिंग खत्म करके बैठा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई MBA की तैयारी कर रहा है, तो उसको अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करनी है तो वो बैठा हुआ है। पहले पहले दिन गया, पहले दिन वहां शुरू हुआ गेम, वो GD और PI चल रहा था, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो हमको कुछ समझ नहीं आया हम क्या करें, अपनी इज्जत भी बचानी थी कि कोई बेइज्जती ना करे, और एक तो जो पढ़ाने आती थी वो सब सुंदर सुंदर लड़कियां थी। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में यही होता है भाई, वो सब एक दो फॉरेनर्स थी, एक्सेंट के लिए आती थी, और एक दो पढ़ाने आती थी। तो हमको लगा यार अपनी इज्जत बचाने का कुछ तो तरीका है, ढूंढना पड़ेगा। तो एक तरीका ढूंढे, टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर में आज भी एक पेज होता है, उसके ऊपर एक द बैनियन ट्री करके बना होता है, और उसके नीचे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल फैक्ट्स या स्टोरीज लिख के आती हैं। मैं वो याद करना शुरू कर दिया, मस्त बढ़िया याद करता था, और अगले दिन जाके बोल आता था। हफ्ते में 3 दिन जाना होता था, मस्त 3 दिन जाके, जितने दिन GD होता था, वो होता था PI होता था, कुछ जाके बोलना होता था, उस दिन में जाके डिबेट टाइप, उस दिन जाके तो मेरा बढ़िया चला जाता। एक दिन हुआ ग्रुप डिस्कशन, और टॉपिक था फ्लाईओवर्स। फ्लाईओवर जानते हो ना, तो दुनिया तो समझ रही है फ्लाईओवर मतलब ऊपर वाला ब्रिज, हम सोच रहे हैं फ्लाईओवर का मतलब वो चीज जिसके ऊपर से जहाज उड़ती है। भाई साहब 10 मिनट हम फ्लाईओवर को जहाज उड़ने वाली चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसके ऊपर से जहाज उड़ाई जाती है। तो किसी तरह से थोड़ा बेइज्जती बेइज्जती हुआ, बेइज्जती होने के बाद शॉर्ट हुआ। तो फिर मुझे बुलाई वो, कही कि तुम फ्लाईओवर का मतलब नहीं जानते। मैंने कहा मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। फ्लाई का मतलब समझ आया उड़ना, ओवर का मतलब ऊपर से, तो मुझे लगा हवाई जहाज किसी चीज के ऊपर से उड़ती होगी, उसका नाम फ्लाईओवर है। तो कह रही अच्छा ठीक है, ओके नो इशू। तो दिल्ली में उस समय फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चल रहा था, तो वही उसने बोला था कि फ्लाईओवर्स आर गुड और बैड। मैंने कहा फ्लाईओवर्स आर ऑलवेज गुड, उसमें बैड क्या हो सकता है। फिर उसके बाद यहां तक शॉर्ट हुआ। अगले दिन फिर वही वाला सीन था कि आपको एक टॉपिक के ऊपर बोलना था। मैं वही द बैनियन ट्री वाला पोर्शन याद करके गया था, और वो वही टॉपिक पढ़ के आई थी, न्यूज़पेपर पढ़ के आई थी जो टीचर थी। और मैं खटाखट पिछले 5 मिनट एकदम बोल के उतरा। फिर उसके बाद वो अचंभित रह गई। उसके बाद गई वो बाहर, और बाहर जाके पेपर लेके आई, और फिर पेपर लेके आई और मिलाई। कही तुम यही बोले हो? मैंने कहा यस मैम। कह रही क्यों? मैंने कहा मुझे कुछ आता नहीं था बोलना, तो मैंने सोचा कुछ याद कर लेता हूँ। तो शीशे के सामने खड़ा हो जाता था और रटता था थोड़ा बहुत, वो सब चलता था अपने टाइम पे। तब नया नया आया था गूगल में, कुछ भी सर्च करो तो एक आइकन आया था जिसपे टैप करो तो वो बोलती है, प्रोनाउंसिएशन बोलती है। तो हम लोग के टाइम पे एकदम नया नया आया था, तो वॉइस असिस्टेंट। तो उस पर हम टैप किए तो वो जो बोलती थी वही कर लेते थे। और थोड़ा बहुत भार्गवा वाली एक डिक्शनरी आती थी, ऑक्सफोर्ड और भार्गवा की एक डिक्शनरी आती थी, उसमें उसमें उसको तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ते हैं वो लिखा रहता था। तो वैसे पढ़ पढ़ के किसी तरह से काम चलाए। फिर जब एकदम परेशान हो गए, वो मेरे पीछे पड़ गई एकदम से हाथ धो के। हर बार कुछ ना कुछ कमी निकालते। 20-22 दिन गए तो उसके बाद छोड़ दिया। 3 महीने का कोर्स था। फिर हमारा एडमिशन हुआ एक ऐसे स्कूल में जहां घास भी अंग्रेजी में बतिया रही थी। हाँ सीरियसली, मतलब वो दैट वाज द बिगेस्ट चेंज इन माय लाइफ। मुझे लगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैं वहां तक पहुंच पाया। अगर मैं नहीं पहुंच पाता तो मैं खत्म हो जाता। और मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में आप जो कुछ हो ना, उसमें आपका कोई योगदान ही नहीं है, आप कुछ करते ही नहीं हो। सब समय का योगदान है, समय आपसे करवा ले जाता है। कुछ नहीं करते आप यार। हम मेरा ये हो गया था कि अब मेरा दिल्ली में एडमिशन नहीं हो सकता, मुझे वापस घर जाना है। और लास्ट डे पे टिकट विकेट सब हो गई थी, वापस गांव आना था। लास्ट डे पे एडमिशन हो गया, और वो भी तुक्के से, गलती से। फिर मैं वहां रह गया। फिर मैं 11th क्लास में बहुत शरीफ था। पहले मैं 11th क्लास में सीख रहा था, फिर जब मैं 11th क्लास में सीख गया तो फिर मैंने कहा 12वीं क्लास सिखाने का समय है।
फिर स्कूल को मैंने वो कांड करके दिया ना पूरे 12वीं क्लास में कि स्कूल का प्रिंसिपल तो 2-4 साल तो याद ही रखेगा कि दो खतरनाक उत्तर प्रदेश के लड़के थे, एक यूपी का था, एक बिहार का था। एक का नाम था मृदुल श्रीवास्तव। तो जैसे मैं क्या था कि वो बिहार से था, तो मैं क्या था कि धीरे धीरे ऑब्जर्व करके चीजें चेंज कर लेता था, तो मैं चीजें बहुत बनावटी करता था। वो बनावटी नहीं करता था, वो रियल में वही था। एक दिन टीचर ने खड़ा किया, कहा गाना सुनाओ। कह रहा है, तब हमारे टाइम पे एक दो ये भोजपुरी गाना आया था, थोड़ा वल्गर टाइप आया था। खड़ा हो गया और गाना शुरू कर दिया भाई साहब। गरीब बैठ। तो कह रहा है, मैम हमको यह गाना आता है। बस बहुत खतरनाक खतरनाक रहा, मतलब दिल्ली में जिए हैं हम 1 साल बस, केवल 12वीं क्लास। 11वीं क्लास में तो बहुत 11वीं क्लास में तो बहुत सप्रेस करके जिलाया गया, तो जितना हमको दबाया गया था 12वीं क्लास में हम उतना ही भर के बाहर निकले। जितना भरे थे सब निकाल दिए। पहले पहले दिन बेइज्जती हुआ था, एक लड़के से बोले पेन दे दो, और चिल्ला के बोल, वो भी भाई तू गलती लग रही है तो बता दे कि पेन नहीं पेन होता है। चिल्ला कर रहा है, पेन क्या होता है बे? अच्छा बेटा रुक जा, तू बताता हूं तुझे मैं क्या होता है। फिर उसके साथ मैंने एक बदला लिया था, पता है क्या? 4-5 दिन बाद मैंने उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा ये गूंगा है, ये लंगड़ा है, ये बहरा है, और ऐसे पेन चला रहा था। मैंने कहा स्टॉप बोलना, रुक जाऊंगा। तो लंगड़ा चला, उसने स्टॉप बोला, मैं रुक गया। फिर गूंगा चला, उसने स्टॉप बोला, मैं रुक गया। फिर बहरा चला, उसने स्टॉप बोला, मैं नहीं रुक रहा हूं। उसके यहां तक पेन आ गया। तो उसने कहा फिर उसने कहा कि मैं भी करूंगा। मुझे पता था वो ये कहेगा ये। फिर उसने कहा, मैं कहा अब तू करके दिखा, मैं तुझे एक जादू दिखाता हूँ। उसने क्या, घुआ चला, लंगड़ा चला, जब बहरे की बारी आई तार से खींच के एक थप्पड़। तो तो मैं इतना इतना खतरनाक हो गया था 12वीं क्लास में। तो ये सब, और एक बार तो हम वो सुतरी बम नहीं होता, वो लेके आए थे और कैच कैच खेल रहे थे क्लास में। खेलते 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 क्लास का पीरियड हो रहा था, मैंने उठा के मारा बाहर से दीवार पे। इतना तेज फटा कि एक दो साउथ इंडियन टीचर थे, वो बैग वैग सर पे लाद के भागना स्टार्ट कर दिए। अब हुआ क्या, चेक हुआ, पटाखा चेक हुआ, तो एक लड़के के बैग से पटाखा निकला, और मैं बचने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो बच जाऊंगा। तो एक उसमें थोड़ा सा ना कुछ ऐसे गिट्टी टाइप भरा था, तो एक छटक क्या है मेरे यहाँ लग गया, और यहाँ ऐसे काला पड़ गया। तो कह रही कैसे लगा है? मैं कहा बम बम फटा उसी से लगा। और उस समय क्लास में हम ही 4 लोग थे। तो कही अब बताओ कौन फोड़ा है? लगी मारने भाई, वो इसके पास इतना छोटा सा बैट होता था लकड़ी का, ऐसे खड़ा कर ली और दीवार के ऊपर चिपकवा दी, लगी पिछवाड़े में मारने, धड़ा धड़ धड़ा धड़ाधड़। तो कह रही कि बता दो तो नहीं बोलूंगी, नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमको छोड़ दूंगी। मैंने कहा मैम मैंने ही मारा था। फिर 15 मिनट और वहां उतना मार खाने के बाद 15 मिनट बाद और मुर्गा भी बना मैं। तो ऐसे थोड़ा सा आतंकवादी टाइप था मैं। फिर मेरे घर वालों को भी शौक लग गया कि साला ये 11वीं क्लास में आया था तो ये घर का रास्ता भूल जाता था, आज इसका हर चौथे दिन कंप्लेन आ रहा है। मतलब एक मेरी बायो की टीचर थी, उसको उसको मैंने बोल दिया था कॉपी चेक करने के लिए जाए। मैं कहा मैम अब तो आप गई। इतना इतना कॉपी का बंडल था, उसकी गाड़ी में मैं रखवा रहा था। मैंने कहा मैम अब तो आप गई, इतना कॉपी चेक करके धाड़ से मारी एक थप्पड़। फिर उसके बाद पीटीएम हुआ तो कंप्लेन कर रही थी वापस से। तो ये सब रहना चाहिए जीवन में, ये नहीं रहेगा तो जीवन का कुछ मतलब नहीं है। तुम लोग वेदांतुम बम मत पढ़ देना यार। इधर सुनो, -(dt/dt) इक्वल्स टू, ओ भाई इधर ध्यान दो, सिग्मा ई ए इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 डिवाइडेड बाई एम एस। क्या चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है? टेम्परेचर। क्या चेंज हुआ है? टेम्परेचर। तो चलो ये बताओ, इसको क्या एक्स मान लोगे? रेट ऑफ कूलिंग ही तो पूछ रहा है, आर मान लो। आर कह रहा है, आर मानने को आर मान लो। तो आर बराबर टी की पावर 4 मतलब कितना? टी कितना है? 600 ना, इनिशियली 600 था ना यार। हम ये सब लिखें कि ना लिखें? कोई जरूरत नहीं है। 6 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई
4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 आर बाई आर डैश। 4 की पावर 4, हाँ वही 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 मतलब 4 की पावर 4 ही होता है। गुड जॉब, बहुत बढ़िया भाई। अरे समझ आया कि नहीं? अरे 200 को यहाँ जीरो लिखने का मतलब है क्या? सब में 2 जीरो कॉमन था, कट गया, हाँ बस खत्म बात, अब आंसर आ जाएगा। कितना कर लो भाई, क्या आएगा? इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 की पावर 4 कॉमन कर सकते हो क्या भाई? इसमें से 2 की पावर 4 कॉमन कर सकते हो, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 3 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 माइनस नहीं, 2 की पावर 4 कॉमन कर लिया ना, हाँ तो 2 की पावर 4 बचा, और यहाँ क्या बचा? -1 आर बाई आर डैश। तो आर डैश बराबर 1 निकालो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। कितना? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 गया तो 15 है भाई। मतलब ये ऊपर हो गया 15, यहाँ आर डिवाइडेड बाई 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ 81, 15/81 क्या? हाँ 80, 80 80 80। हाँ अरे भाई 16/3, हाँ कि 3/16, 5 तिहाई 15, 16 5 80, तो 3/16 आर। क्या इस तरह के सवाल बना लोगे? कौन सा आंसर? पहला। ये होमवर्क है, खुद से बना के ले आना, बहुत आसान सवाल है। हाँ ये भी सेम क्वेश्चन है, देखो बस क्या चेंज कर दिया है, सिलेंडर की जगह क्या लिख दिया है, तो क्या 4πr² हो जाएगा डायरेक्टली। क्लैरिटी है ना? यस सर, बना लोगे। और बताता हूं, ये देखो ये भी बना लोगे। कैसे? टेम्परेचर कितना है? 227, रेडियस कितना है? 2 मीटर, एमिसिविटी कितना है? स्फेयर है क्या? सिग्मा ई इंटू टी की पावर 4 लिख सकते हो। टेम्परेचर 227 रखोगे या जोड़ोगे इसमें? कितना? 373, 273, 273 जोड़ो 500 हो जाएगा क्या? क्या निकाल पाओगे पावर? पावर का मतलब क्या निकालना है? क्यू की डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई सिग्मा ई इंटू टी की पावर 4। मैं लगाऊं, कर लोगे? कर लेंगे ना? यस। चलो अगला देखो, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विथ रेडियस, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडिएट्स कितना? 450 वॉट, पावर एट कितना? 500 केल्विन। ये क्या है? क्या है? डी क्यू बाई डी टी। समझदार हो यार तुम लोग। ये क्या है? रेडियस आर। अरे है कि नहीं है? इफ द रेडियस वर हाफ्ड, मतलब कितना हो गया? आर बाई 2, एंड द टेम्परेचर इज डबल्ड, कितना हो गया? 2T। द पावर रेडिएटेड, द पावर रेडिएटेड क्या लिखे भाई? कर पाओगे? P बाई P डैश, P बाई P डैश विल बी इक्वल टू, सिग्मा ये लिखने की जरूरत है? नहीं है। सिग्मा और ई लिखने की जरूरत नहीं, एरिया का है कि नहीं है? क्या A1/A2 इंटू T1 की पावर 4/T2 की पावर 4, रेडियस आधा किए हो, रेडियस आधा किए हो, एरिया क्या 1/4 हो जाएगा? रेडियस का स्क्वायर होता है ना, समझ आ रहा है? 1A2 1/4 हो गया, A2 कितना हो गया? 1/4। तो क्या हम 4 को ऊपर ले जाएं? थोड़ा कैलकुलेशन क्लियर है ना? अच्छा T1/T2, टेम्परेचर पहला कितना था? T, दूसरा कितना था? 2T था ना, तो कितना हो गया? 16 हो गया क्या? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 चौक को 16, P डैश बराबर 4P। P कितना जी? 450, 450, 900, 900, 1800, अरे 1800, हाँ। अब देखो कुछ गधा होते हैं, वो पता है क्या करते हैं? कुछ खच्चर क्या करते हैं? खच्चर पहले यहाँ πr² लिखेंगे, फिर आर की जगह 12 रखेंगे, फिर टेम्परेचर की जगह 500 रखेंगे, फिर T2 की जगह 1000 रखेंगे। गधा हो क्या? ऐसा गलती करोगे? नहीं। देखा करो, कोशिश यही करा करो कि क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा अलजेब्रा में सॉल्व करो। उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और अल्जेब्रिक मिस्टेक्स आसानी से पता चल जाती है। ठीक है, समझ आओ तो। ए भैया, हाँ बहुत अच्छा सवाल, AIPMT 2013, बताओ। सोचो सोचो सोचो, बनाओ।
total radiant energy per unit area normal to the direction of incidence received at distance r from a center of a star of radius r whose outer surface radiates as a black body at temperature T Kelvin is given by। एक स्टार है, सवाल समझना, एक स्टार है जिसका रेडियस कितना है r। जैसे ये सन है हमारा स्टार, क्या धरती मैया उसके चारों तरफ गोल गोल घूम रही है? गोल घूम रही है ना। ऐसे कह रहा है कि भैया सूरज से रोशनी तो चारों तरफ निकल रही होगी, निकल रही होगी कि नहीं निकल रही होगी? कैसा शेप बनेगा अगर इसके सारे लोकस को ट्रेस करोगे? सर्कल की स्फेयर, स्फेयर बनेगा ना। सोचो अगर हम कहें कि इस स्टार का ये कोई बड़ा सा स्फेयर है जो इसको पूरी तरह से कवर कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है r, और यहां पे धरती मैया है, यहां पे क्या है? धरती मैया। क्या जितना रेडिएशन सन से निकल रहा है सब धरती मैया को मिल रहा है? नहीं। क्लियर है? लेकिन अगर एक मैं हाइपोथेटिकल स्फेयर बना दूं तो क्या जितना एनर्जी यहां से निकला वो सारा का सारा इस हाइपोथेटिकल स्फेयर को मिला है कि नहीं मिला? मिला है कि नहीं? इसको जितना मिला है उसका कुछ हिस्सा धरती मैया को मिला है। यही सवाल है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया कितना है, कितना मिल रहा है, निकल कितना रहा है। यहां से एनर्जी निकला कितना है, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना निकल रहा है, dq by dt। क्या सर? सिग्मा इमिसिविटी, ब्लैक बॉडी है तो ई का वैल्यू कितना 1, और एरिया कितना, एरिया कितना 4 पाई स्मॉल आर की कैपिटल आर, कितना निकल रहा है। क्लियर है ना? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा ई तो 1 हो गया, टी की पावर 4। टेम्परेचर कितना है इसका, टेम्परेचर कितना है टी, तो टी की पावर 4। ये इतना एमिट हो रहा है। तुमसे क्या पूछा है, एमिट कितना हो रहा है, या तुमसे पूछा है कि कितना रिसीव हो रहा है? सोचो, टोटल रेडिएशन, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टार ऑफ रेडियस r। इस r रेडियस के स्टार से कैपिटल R रेडियस के एक बड़े से इमेजिनरी स्फीयर पर यूनिट एरिया कितना एनर्जी रिसीव हो रहा है। तो पूरे स्फीयर पे कितना गिरा है? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 पर यूनिट एरिया। क्या करोगे? क्या एरिया से डिवाइड कर देंगे? एरिया से डिवाइड, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया। क्या लिखोगे भाई? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। जितनी एनर्जी यहां से निकली है टी टाइम में, वो सारी की सारी टी टाइम में यहां पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पहले ये कम सरफेस एरिया से निकल रही थी, अब ये ज्यादा पे है। अरे क्लैरिटी है ना? तो कितने पर है भाई? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या इससे ये कट जाएगा? सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट का फील आया? इट इज नॉट इजी क्वेश्चन। व्हेन यू विल रीड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये आपको दिक्कत करेगा कि इसमें पूछ क्या रहा है। जब आप पहली बार इस सवाल को पढ़ोगे तो ये जरूर दिक्कत करेगा कि इसमें पूछा क्या है, निकालें क्या। तो जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी वो तो कभी इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा कि करें क्या। लेकिन थोड़ा अंग्रेजी ठीक होने से आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये आज यहां पहली बार आया है। यही सेम सवाल मॉडर्न फिजिक्स में आएगा, यही सेम सवाल आपके पास ऑप्टिक्स में आएगा थोड़ा सा, जब आप रिजॉल्विंग पावर पढ़ेंगे। तो सोचिएगा, यहां से 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी निकली। कितने जूल? तो यहां पड़ी भी कितनी? 100 जूल पड़ी ना। लेकिन यहां से जो 100 जूल एनर्जी निकली है वो बहुत कम लोगों में बटी है, और यहां पर 100 जूल एनर्जी बहुत ज्यादा लोगों में बटी है। तो पर यूनिट एरिया क्या एनर्जी घट जाएगी? अरे घट जाएगी ना। अब मान लो कोई प्लैनेट, सन के पास जो प्लैनेट होता है वो ज्यादा गर्म क्यों होता है? सोचो ना। अब जो प्लैनेट यहां पर है उसके लिए तो जो रेडियस है वो कम हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया? मतलब अब सोचो, यहां से जो एनर्जी कटी वो पूरे सरफेस पर क्या बराबर बटेगी? यहां पर भी क्या बराबर बटेगी? यहां सरफेस बड़ा है मतलब यहां ज्यादा लोग हैं बांटने वाले, और यहां सरफेस छोटा है मतलब कम लोग हैं बांटने वाले। तो क्या पर यूनिट एरिया एनर्जी ज्यादा आएगा? और करीब जाओगे और ज्यादा, और करीब जाओगे और ज्यादा। थोड़ी देर बाद नील बटा सन्नाटा।
हाँ क्लियर सी बात है, मतलब मैं एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों मर्क्यूरी ज्यादा गर्म है। हाँ? यूरेनस ज्यादा गर्म है, वेनस मर्क्यूरी से ज्यादा गर्म है। एटमॉस्फेयर नहीं है इस कारण। मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर है क्या? अच्छा, वेनस से कम गर्म है, मतलब सन के तो सबसे पास वही होता है ना। हाँ हाँ, तो भाई वो तो एक अलग बात हो गई ना, तो हीट कंफाइन कर ले रहा है ना अपने अंदर। हम कह रहे हैं हीट मिली ज्यादा किसको, हम कह रहे हैं हीट मिली ज्यादा किसको, पास वाले को। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात समझो। अब इसके पास एटमॉस्फेयर होता तो ये ज्यादा गर्म होता, इसका और अगर वेनस का सिचुएशन सेम होता तो भाई मर्क्यूरी ज्यादा गर्म होता, क्योंकि मर्क्यूरी को ज्यादा हीट मिली। वो तो उसकी अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक हो गई, वो हटाओ। ये बताओ, मैं नहीं कराऊंगा, होमवर्क खुद से करके ले आना। टेम्परेचर पूछा है बस तुमसे। इसके बाद अगला हिस्सा क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी एक चार हो रहा है, अभी ये खत्म हो जाएगा, देखो बहुत आसान है। क्या चीज? लिखने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, तो होने दो ना थोड़ा यार, आज लिख लेना। तो तुम लोग का संडे को क्लास कब से कब तक लग रहा है, कुछ पता चला है? टाइमिंग कल बताएंगे। चलो अगर अर्ली मॉर्निंग में बोल दूंगा लगाने के लिए, तो पहली क्लास मैं ले लूंगा, उसके बाद वो ले लेंगे। हाँ तो कर लेंगे, तो मैं सुबह सुबह आके पढ़ा के चला जाऊंगा फिर, ठीक है ना। जब तक मेरी बीवी सो के उठेगी तब तक मैं घर में नहीं। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए पढ़ते रहिए। लेकिन सुनो यार, ए भाई ए, बैठो। कम से कम, कम से कम अगर कुछ मत बनाना, सुनो बैठो बैठो बैठो, एक बात बताएं, अब 5 मिनट सुन तो यार। देखो इस समय थोड़ा सारा सिलेबस का पेस ज्यादा होगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा थोड़ा पेस बढ़ेगा। तो अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुमको मॉड्यूल लगाने का पूरा समय नहीं मिल पाता है, क्वेश्चन बहुत एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिल पाता है, तो घबराना मत, डू नॉट पैनिक। उसके पीछे का कारण ये है कि थोड़ा पेस चलेगा। बस ये करना कि यहां से लेकर देखो, यहां अभी जो तुम पूरा फ्लूइड्स पढ़े हो, फ्लूइड्स के पहले तुम इलास्टिसिटी पढ़े हो, अगर तुम थोड़ा सा बदलाव देख पा रहे होगे तो मैकेनिक्स के कंपैरिजन में ये हिस्से थोड़े आसान है। तो तुम कुछ मत करो, बस मॉड्यूल में, मॉड्यूल कह रहा हूं, नोट्स में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे से लगा जाओ। मतलब एक बार लगाए हो तो 2 बार लगा लो। अगर तुम जैसे रेडिएशन पढ़ रहे हो, हमने स्टेफेंस लॉ के, अगर मोटा मोटा देखा जाए, अगर एक नंबर नंबर में हम गिने, तो देखो 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, 9 सवाल, 10 सवाल। 10 सवाल हम केवल स्टेफन बोल्टमैन लॉ के लगाए। इस 10 सवाल के बाहर कोई टाइप बचता ही नहीं है जो स्टेफन बोल्टमैन लॉ से बने, और वो हम यहां डिस्कस ना किए। तो अगर तुम ये 10-12 सवाल कर पाए तो दैट इज अ गुड थिंग। इसके पिछले वाले लेक्चर का अगर तुम बात करोगे, तुम कंडक्शन का उठा के देखोगे, तो कंडक्शन में भी लगभग हम लोगों ने 15 से 16 क्वेश्चंस लगाए, लगभग सारी वेराइटी कवर की है। तो बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर तुम वो सारे क्वेश्चंस भी रेगुलर रूटीन में लगा पा रहे हो और उनको थोड़ा रिवाइज कर पा रहे हो, तो जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना पूरा, उसके बाद तुमको अपने आप स्पेस मिल जाएगा रोज 200 क्वेश्चन लगाने का। और फिर अगर तुम लगातार 200 क्वेश्चन 30 दिन लगाओगे, तो लगभग 6000 सवाल होता है यार। बहुत बड़ी बात है। अगर 6000 सवाल को बराबर बराबर भी डिवाइड करोगे, तो पर सब्जेक्ट तुम्हारे पास 2000 सवाल आ रहे हैं यार। और बायो का तो 6000 जोड़ो ही मत भाई। बायो का तो बस पढ़ा, आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, आया तो कर ले जाएंगे, नहीं आया तो सीख जाएंगे, इतना ही है। उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगेगा वो फिजिक्स, और थोड़ा अभी एक और भारी भरकम चीज आएगी तुम्हारे सामने, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री तो थोड़ा सिलेबस पेस पे चलेगा, बट ट्राई टू बी ऑन टाइम। बैकलॉग्स यहां से नहीं बनाने हैं, बिल्कुल बैकलॉग नहीं बनाने, ठीक है ना। और कभी तुमको कॉन्फिडेंस फील करना हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, या जो नीट या नीट जैसे एग्जाम्स में रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हमसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, तो आप पूरा नोट्स पढ़ने के बाद उनको उठा के, पीवाईक्यूज उठा के थोड़ा बना सकते हो। यहां से लेकर फरवरी तक का दौर निर्धारित करेगा कि तुम सेलेक्ट होगे कि फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है। और उसके पीछे बस एक बात ध्यान देना कि अपनी पढ़ाई को 2 पार्ट में तोड़ो। अब यहां से
बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत खेलो फिलहाल फरवरी तक, रिटेंशन पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में कोई भी ऐसा बहुत कठिन सवाल नहीं आता है। तुमको क्या ध्यान देना है फिलहाल, कि जब मेरा मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो रहा होगा और उस समय मुझसे कोई कहेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं, तो मुझे लगाने आना चाहिए। मुझसे कोई पूछ ले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, उसको कैसे लगाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। कोई फ्लूइड मैकेनिक्स का बर्नौलीज थ्योरम पूछ ले तो आपको बर्नौलीज थ्योरम पता रहनी चाहिए। जब वो पता रहेगा तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। अगर तुम फरवरी के एंड तक जाकर अपने सिलेबस को ऐसे फैला दिए ना, अपने कंटेंट को, कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते, कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। समेट के रखना है, हर छुट्टी को अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो छुट्टी होगी, यहां से एक दिन की भी छुट्टी, उस छुट्टी को पूरा डेडिकेट कर देना रिवीजन डे के नाम से। एक दिन पूरा दे दो कि मैं इस दिन खाली रिवीजन करूंगा, खाली पढ़ूंगा बस। जितना पीछे का कंटेंट है, एक चैप्टर उठाया, 2 चैप्टर उठाए, तुम्हारे लिए समरी बना दी। क्लैरिटी है ना? वैसे हम एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं बीवाईटी पे, जिसमें हम पूरा 11th रिवाइज कराएंगे बहुत थोड़े थोड़े सेगमेंट के अंदर। मतलब मैक्स टू मैक्स जो लेक्चर का लेंथ होगा वो 3.5 घंटे से 4 घंटे का होगा, मैक्स टू मैक्स। हफ्ते में एक चैप्टर आएगा, एक सब्जेक्ट का, मैक्स टू मैक्स 2 चैप्टर। तो अगर तुम संडे भर में उस वीडियो को ऐसे खोल के बैठ गए ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर तुम वीडियो खोल के बैठ भी गए ना और उसके 2-4 सवाल ऐसे रफ एंड अपने हाथ से रगड़ लिए, तुम्हारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। उसके साथ एक और चीज मैं खुद पर्सनली लेकर आ रहा हूं, दैट इज शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी सिंगल चैप्टर। हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं खुद बना के दूंगा, पूरी फिजिक्स का, पूरी फिजिक्स का। तो वो तुम करो। तुमको पूरे एक साथ जोड़ के हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तुमको बस एक ही जिम्मेदारी उठानी है अपने सर पे, कि मोटा मोटा हमको नोट्स का जितना सवाल है और नोट्स का जितना कंटेंट है, हमको अपने फरवरी लास्ट तक वो कंटेंट आते रहना चाहिए, विद एनर्जी लॉस ऑफ 20 to 25%। मार्च भर का वो समय होगा जिसमें हम डेली बेसिस पर एक पेपर लगाएंगे। सुबह 7 बजे उठे, 10 बजे तक एक पेपर लगाए, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कि 2 टॉपिक 3 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए, या नहीं मन किया तो पहले 4 दिन नहीं लगाए, पहले 4 दिन अपना प्रिपेयर कर लिया, वो 4 दिन डेट छोड़ दिया, एक मार्च से 4 मार्च तक डेट छोड़ दिया। 4 मार्च के बाद हमने एक एक हिस्सा, एक एक सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर लिया और उसके बाद उसका टेस्ट पेपर बना लिया। वो हम तुमको एक शेड्यूल बना के देंगे कि कौन कौन से दिन कौन कौन सा करना है। टेस्ट पेपर भी हम बना के देंगे। अगर यहां से रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हो पाएंगे तो मैं बाहर से करा के दूंगा, बट आई विल गिव यू। वो हम तुम्हारा पूरा मार्च का महीना बांट देंगे कि पूरे मार्च के महीने में कैसे पढ़ना है। लेकिन वो उसको तुम तभी अपने फायदे में कन्वर्ट कर पाओगे जब तुम फरवरी खत्म करोगे, तो तुमको 60-70% के साथ तुम्हारी एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। जो 20%, 25%, 30% का लॉस होगा, उसमें हम डे टाइम में तुमको यहां मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? तो जाओ, पढ़ो, खुश रहो, एंजॉय करो और ढंग से पढ़ो। ठीक है ना?